चलिए क्वेश्चन लिखिए, द फॉलोइंग, नोट करते जाइए साथ ही, डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है साहब? तो रिएक्शन है 2NO + O2 एरो 2NO2, ठीक है। और यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो मैं टेबल यहाँ बना रहा हूँ, आप भी बनाएंगे उसको। तो ये वाले सवाल थे, मैं आपसे पूछ रहा था। समझ में आया। सर ये पहले को दे रखी है इंटीग्रेट से पहले, जो पीवाई की बाद में तो नहीं दी। अभी तुम करो, बताता हूँ। इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 0.2, 0.1, 0.4, 0.1, 7.2, 10⁻², 6 × 10⁻³ 2.88, 10⁻⁻1, 2.40, 10⁻²। अब यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। फाइंड द ऑर्डर with respect to NO and NO2. Next, write rate law and overall order of reaction. और third is calculate रेट कांस्टेंट। देखो क्वेश्चन ये है कि ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में NO का कॉन्सेंट्रेशन एक बार इतना रखा है, एक बार इस O2 का इतना रखा, तो रिएक्शन का रेट इतना आया, NO2 के बनने का रेट ये आया, ठीक है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, फिर NO का कॉन्सेंट्रेशन ये रखा, O2 का ये रखा, तो इतना रेट आया। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट करा जिसमें इतना कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन इसका रखा, फिर रेट इतना आया। फिर ऐसे ही 4 एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब वो कह रहा है सबसे पहले तो आप NO और NO2 दोनों का अलग अलग ऑर्डर बताइए, रेट लॉ बताइए, ओवरऑल ऑर्डर बताइए और रेट कांस्टेंट भी बताइए। तो होगा कैसे क्वेश्चन? इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि लेट दी रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसको मान लेते हैं। क्या मानना है वो देखो। रेट लॉ कैसे, रेट लॉ का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन किस किस की आएगी? इसकी और इसकी। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? NO, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? O2। पावर अभी नहीं आएगी 2, हमें थोड़ी पता, पावर पता होती तो फिर तो हमारा ऑर्डर ही आ जाता। ऑर्डर तो बताना ही है हमको, समझ रहे हो ना। तो हमने क्या करना है? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी पावर 2 और 1 लगा देंगे तो ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आर टेकन एज पावर। रेट लॉ में ऐसा थोड़ा ही होता है। रेट लॉ तो ये कहता है कि यहाँ पावर जो आएंगी वो इनके इक्वल भी हो सकती हैं, इनसे छोटी भी हो सकती हैं। तो पावर तो अभी पता ही नहीं है, तो इनकी पावर हम मान लेंगे, इसकी x मान लेंगे, इसकी y मान लेंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर रेट लॉ एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे 4 बार, चारों एक्सपेरिमेंट्स की। रेट लगाएंगे ये वाला, के को के ही रहने देंगे, के तो पता ही नहीं है, के तो बल्कि बताना है हमको इनफैक्ट, है ना। रेट कांस्टेंट और NO की कॉन्सेंट्रेशन लगाएंगे ये, O2 की ये वाली, हमारा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्स वाई को ऐसे छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ये दूसरे एक्सपेरिमेंट की सारी वैल्यूज लगाएंगे 1 2 3 तीनों में, बन जाएगा दूसरा इक्वेशन।
फिर ये तीसरा एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3, फिर चौथे की पुट करेंगे इक्वेशन 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक 4 इक्वेशंस। तो मैं लगा रहा हूँ, देखो। तो सबसे पहले रेट कितना है हमारा, ये वाला। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर 4 इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, 7.2 10 टू पावर -2 के। अब ए का एनो का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.3 पावर x और 0.2 की पावर y, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे दोबारा इसकी वैल्यू पुट करो, 6 इंटू 10 टू पावर -3 के। अब एनो कितना लेंगे, 0.1, बोलो, पावर x और ये 0.1 पावर y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड वाला लगाइए ऐसे ही, 2.88 10 टू पावर -1 के, और ये कितना हो जाएगा, 0.3 पावर x और 0.4 पावर y, इक्वेशन 3। अब ये हो जाएगा फोर्थ, 2.40 10 टू पावर -2 के, कितना है कॉन्सेंट्रेशन, 0.4 टू दी पावर x और 0.1 टू दी पावर y, दिस इज इक्वेशन 4। तो हमने 4 इक्वेशन बना लिए। ठीक है, ये 0.4 है। ठीक है, अब आप ये देखो, इनमें से कोई से ऐसे 2 इक्वेशन देखिए जिनमें जो x वाली वैल्यू है या y वाली वैल्यू है वो सेम हो। कोई से भी 2 देखो, 1 और 3 को देखो। चलो 1 में क्या है, देखो यहाँ 0.3 0.2 और 3 में 0.3 0.4, तो ये सही है। 0.3 0.3 सेम आ गया, इसमें ये डिफरेंट आ गया। तो कोई से भी 2 ऐसे इक्वेशन हमको देखने हैं जिनमें या तो NO या O2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम आ जाए, किसी एक का सेम आ जाए। तो इक्वेशन 1 में कितना है NO का कॉन्सेंट्रेशन, 0.3, और इसमें भी कितना है, 0.3। तो ऐसे इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे आप 1 और 2 को। तो ये क्या हो जाएगा, 7.2 10 टू पावर -2, और 3 में क्या हो जाएगा, 2.88 10 टू पावर -1 के, है ना 1 में। तो 0.3 टू दी पावर x, 0.2 दी पावर y और k 0.3 की पावर x, ये थर्ड वाला चल रहा है, और 0.4 टू दी पावर y। तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, कैसे के भी कैंसिल हो जाएगा। देखो अब ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7.2 10 टू पावर -2। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा 28.8, और 10 की पावर नीचे भी कितनी हो जाएगी, -2। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले गए। ठीक है, हमें कैंसिल करना है इसलिए। और ये क्या हो जाएगा, 0.2, है ना, पावर कितना है y, और 0.4 के पावर कितना है y। ठीक है, अब यहाँ से इसे पूरा काट देंगे 4 टाइम, ये पूरा कट जाएगा। तो 7.2 से 4 टाइम कट जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 1/4। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.2 और 0.4 पूरा पावर y कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 और 1/2 की पावर y। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 दी पावर 2 और 1/2 दी पावर y। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। सही है, तो ये आ गया हमारा ऑर्डर। y हमने किसके लिए लिया है, O2 के लिए, है ना। ये क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी है क्या हमने, NO एंड O2 आएगा, यहाँ NO2 नहीं है, O2। ठीक है, तो O2 का y का हमारा आ गया। O2 के लिए हमारा ऑर्डर कितना रहेगा, 2। अब 2 और 4 के लिए निकाल लेंगे। हाँ, तो अब ये काम करो, पहले नोट करो यहाँ तक, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ इसको, अभी जगह नहीं बची। ठीक है, नोट करिए। तो अभी हमने करा इक्वेशन 1 और 3 का, अब करेंगे इक्वेशन 2 और 4 का, क्योंकि यहाँ पे ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1/4 कर लो, तो क्या हो जाएगा ऊपर, नहीं 2/4 सॉरी, तो ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर -3 और 2.40 10 टू पावर -2। ठीक है जी, तो k और 0.1 टू दी पावर x, 0.1 टू दी पावर y की वैल्यू बना दी। ठीक है, हाँ देख लेंगे, रुक जाओ अभी। k 0.4 टू दी पावर x, 0.1 की पावर y। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, k से k भी चला जाएगा।
इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 24 इंटू 10 टू पावर, इस पॉइंट को यहाँ ले गए। अब ये क्या हो जाएगा, 0.1 की पावर x और 0.4 की पावर कितनी है, x। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा पावर से और ये 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 0.4 पूरा आ जाएगा x, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 1/4 की पावर x, यहाँ 1/4 की पावर क्या मान सकते हैं, 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक, अब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। तो NO की पावर हमने x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी तरीके से ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 है ना, y माना था हमने और y की वैल्यू कितनी आई थी थोड़ी देर पहले, 2। ये x माना था, x की वैल्यू 1 आ गई, दोनों का ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है राइट रेट लॉ। तो आप रेट लॉ कैसे लिखोगे, देखो मैं ऐसे लिखूंगा R इज इक्वल टू K। वो जो रेट लॉ में अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले वही लिखना है, बस x और y की वैल्यू लगा दीजिए। तो NO, धीरे धीरे बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। NO और NO की पावर कितना है, 1 और इसका पावर 2। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, dx/dt। इस रेट की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, dx/dt K, और ये क्या हो जाएगा, NO, और ये हो जाएगा O2 दी पावर y, नहीं y नहीं मतलब 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सेकंड वाला हो गया। ओवरऑल ऑर्डर भी कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। ठीक है भाई, ये NO के लिए 1, इसके लिए 2, 3 हो जाएगा। रेट कांस्टेंट और पूछ रहा है, तो चलिए रेट कांस्टेंट मैं आपको बताता हूं, पहले ये नोट करो, मुझे फिर से इसे रफ करना पड़ेगा। देखिए अब हमसे क्या पूछ रहा है लास्ट में, रेट कांस्टेंट। थर्ड वाला पार्ट हम कर रहे हैं, तो देखो थर्ड पार्ट हम करेंगे, रेट कांस्टेंट हमको बताना है। कैसे बताएंगे, रेट कांस्टेंट हमको बताना है, के कैलकुलेट करना है। देखो जरा देखिए जरा, एक तरीका तो ये है कि आप इनमें से कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो, जैसा कि मान लो हमने इक्वेशन 2 ले लिया, बाय इक्वेशन 2, ध्यान से देखना, 6 इंटू 10 टू पावर -3 के 0.1 टू दी पावर x 0.1 टू दी पावर y। अब इस इक्वेशन में मैं x और y का वैल्यू मेरे को पता चल गया, वो लगा दूं, k निकल ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k 0.1 टू दी पावर कितनी आई थी, 1, और 0.1 टू दी पावर कितनी आई थी, 2। ठीक है, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 के मल्टीप्लाई 0.1 ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, 10 टू पावर -3 लिख सकता हूँ कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। ठीक है, ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट। लेकिन अगर आप बुक्स में देखोगे तो उसमें क्या कर रखा है कि अब ये तो हमने कोई एक इक्वेशन लेके हमने रेट कांस्टेंट बता दिया। इसका सही तरीका तो वैसे ये है कि आप चारों को सॉल्व करें, चारों इक्वेशन को, 4 रेट कांस्टेंट निकालें, k1 k2 k3 k4 करके, फिर उन चारों का एवरेज निकालें, तब जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज द एग्जैक्ट आंसर, दैट इज द रेट कांस्टेंट k। ठीक है, लेकिन अब ये तो मैंने ऐसे कर दिया है, आप इसे होमवर्क में करिए अपने आप घर पे। क्या करेंगे, चारों के लिए, तो हाँ पहले इसका निकालो, k1 इसे k2 मान लो, इसे k3 इसे k4, जब 4 k निकल आए, चारों की वैल्यू आसपास ही होंगी एक दूसरे के, चारों का फिर एवरेज करना, फिर जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज रेट कांस्टेंट। तो एग्जाम में कायदा का तो तरीका यही है करने का। एग्जाम में ऐसे करें, मिनट इन बस, यूनिट लगा देना, मिनट इन बस। ठीक है, इसे कर लेना घर से। क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है, लिखिए, इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, एक काम करो रिएक्शन को हटाओ यहाँ से, इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर,
हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या रिजल्ट है? तो एक टेबल बनानी है हमको इधर, और टेबल आप बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए टाइम, जो कि आपको लेना है सेकंड में। ठीक है, नीचे लिखो ना पहले, फिर उसका ऊपर का पार्ट वो मेन पार्ट। हाँ लिख रहे हैं। और ये हो जाएगा एस्टर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में दे रखी है, और ये इस तरीके से। यहाँ टाइम है 0, 30, 60, 90 सेकेंड्स। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है 0.55, 0.31, 0.17, 0.085। फर्स्ट पार्ट है इसका, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज rate of reaction between the time interval 30 to 60 सेकेंड। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो दैट इज योर क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है, इन्हें सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ ही होता है वो। तो एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। भाई एस्टर का हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन क्या है? CH3COO C2H5 प्लस HOH मतलब वाटर, और ये आपने कर रखा है। यहाँ पे क्या होगा? C2H5 OH के साथ बाहर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, CH3COOH आपका अलग हो जाएगा। तो CH3COO एक सेकेंड, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये रिएक्शन हम कर चुके हैं। अब जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर विल डिक्रीज, रिएक्टेंट खर्च होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो जब 0 टाइम था, जब रिएक्शन शुरू हुई थी, तो एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.55। फिर 30 सेकंड के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा घट गया, कितना हो गया? 0.31। 60 सेकंड के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गया। समय गुजरता जाएगा, रिएक्टेंट विल कीप चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती चली जाएगी। तो 90 सेकंड में घट के कितना रह गया? 0.085। अब उसका पहला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड, यानी कि हमें 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी है? रिएक्टेंट की तो कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट ही तो है एस्टर। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं? -ΔR/ΔT। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैंने आपको बताया था C फाइनल - C इनिशियल अपॉन T2 - T1। ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था, याद है नहीं याद? तो ये क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम हो गया दोनों। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस ही रहेगा। और C फाइनल कितना है? देखो 30 से 60 सेकंड में, तो यहाँ से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू हुई और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानी जाएगी? 0.17 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 30 सेकंड पे कितनी थी? 0.31। टाइम देखो T2 - T1, यानी कि टाइम 60 - 30 करना पड़ेगा आपको, 60 - 30। इसको और आगे सोल्व करिए आप, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस। अब देखो 0.31 में से 0.17 माइनस करोगे तो क्या आएगा? बताओ जरा,
क्यों भाई 0 पॉइंट माइनस का आएगा लेकिन, है ना, माइनस 0.14 और नीचे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। हाँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 और इसका आप डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद 0.14 डिवाइडेड बाय 30, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करके आंसर आ जाएगा 4.67 10 टू पावर -3, ठीक है, ठीक है। इसकी यूनिट भी लिख दीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा इसमें मुझे, है ना, सिंपल है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम आ गया। इस तरीके का मैंने करवाया है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला डेराइव करवाया है ना, तो ये आपका हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट सूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आपको करना है इसमें, आपको क्या बताना है, हाँ आपको बताना है कांस्टेंट, है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट बताना है। तो आप एक काम करेंगे, पहले 0 से 30 सेकंड के लिए के निकालेंगे, फिर 0 से 60 के लिए निकालेंगे, फिर 0 से 90 के लिए निकालेंगे। यू विल हैव टू फाइंड आउट 3k, 3 बार के निकालो, फिर उनका एवरेज कर दोगे। तो कैसे करेंगे, पहले देखो मैं इसको इधर बताता हूँ, यहाँ देखो थोड़ा सा सेकंड पार्ट को यहाँ देख लीजिए जरा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फॉर 0 to 30 सेकेंड, 0 से 30 सेकंड के लिए, तो के लिए फॉर्मूला क्या है आपका 2.303 अपॉन टी लॉग C0 अपॉन CT। देखिए इधर, अब यहाँ पे 2.303 तो ऐसा कैसे रहेगा 2.303, और टाइम कितना हो जाएगा 0 से 30 सेकंड के लिए टाइम 30 सेकंड हो गया। बोलो, अगर आपकी स्टॉप वॉच में अभी टाइम हो रहा है 0 सेकंड और 30 सेकंड के बाद कितना टाइम हो गया 30 सेकंड, लॉग कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C0 कितना है अभी 0.55। बोलो ये C0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा 0.31, ठीक है। इसको मैं अभी यहीं छोड़ देता हूँ, ये आ जाएगा आपका K1। फिर हम क्या करेंगे, फॉर 0 to 60 सेकेंड, अब हम क्या निकालेंगे फिर से K2। तो अब कैसे पता चलेगा, 0 से लेके 60 सेकंड के लिए निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग C0 अपॉन CT। तो ये हो जाएगा 2.303, टाइम कितना हो जाएगा इस बार 60 सेकंड, भाई 0 से 60 तो कितना टाइम हो गया 60 सेकंड। और ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C0 तो वही रहेगा 0.55, और ये कितना हो जाएगा 60 सेकंड पे 0.17। इसी तरीके से तीसरा भी करना है, 0 to ये K2 हो जाएगा आपका, दिस इज K2, दिस इज K1, तो 0 to 90 सेकेंड। अब आप ये देखेंगे K3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा ही मैं लगा दे रहा हूँ 2.303, टाइम कितना हो जाएगा इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक 90 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा लॉग C0 कितना है 0.55, और ये कितना हो जाएगा 0.085, ठीक है। तो 3 के आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, एक चीज़ समझो जरा, अब पेपर में या तो आपको लॉग 0.55 और 0.31 दोनों की वैल्यू देगा, या फिर इन दोनों का डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसकी लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। वो वैल्यूज आप यहाँ लगाएंगे और पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको 0.55 या 0.17 की वैल्यू दे देगा, नहीं तो इनका डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा लॉग की उसकी वैल्यू गिवन होगी, वो वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं सीधा सॉल्व करके आंसर बता दे रहा हूँ आपको, 10 टू पावर -2 सेकेंड इनवर्स, और ये हो जाएगा 2.07 10 टू पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो 3 के हमारे पास आ गए, दिस इज K1, दिस इज K2 और दिस इज K3। अब इन तीनों का एवरेज हमको बताना है, जो एवरेज आएगा वो होगा रेट कांस्टेंट। तो मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ नीचे, है हाँ भाई। तो अब आपको क्या करना है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट बताने के लिए, है ना, रेट कांस्टेंट बताने के लिए इन तीनों का आपको एवरेज कर देना है, K1 प्लस K2 K3 अपॉन 3। तो तीनों को कर दोगे ना, K1 की वैल्यू लगा देना 1.91, K2 की लगा देना 1.96, इसकी लगा देना 2.07, और फिर इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो 1.9 समथिंग आ जाएगा, 1.98
10 to पावर -2 सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। वैल्यूज यहाँ पे लगा के 3 लगा के सॉल्व कर लेना, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वैसे अगर हम देखें तो तीनों कांस्टेंट लगभग आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है तीनों कांस्टेंट में, और जो फाइनल कांस्टेंट आया वो भी लगभग उतना ही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत? तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, बट इसके क्वेश्चन आपको PYQ में या सैम्पल पेपर्स में मिल जाते हैं। क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है n = n0 1/2n। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको सीधा याद कर लेना है। n क्या है, पहले n0 देखते हैं। n0 क्या है? तो n0 इज इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है यहाँ पे, अमाउंट है ग्राम वगैरह में। n क्या है आपका? n इज फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट स्मॉल n क्या है साहब? तो स्मॉल n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कितनी हाफ लाइफ हो गई? हाफ लाइफ 1 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, इस तरीके से। और स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए भी एक अलग से फॉर्मूला है हमारे पास। वो फॉर्मूला क्या है? तो वो है टोटल टाइम t = हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम यानी कि t हाफ। सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ, स्मॉल n = t/t हाफ। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। n क्या है? n = n0 1/2n। n फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम करके। ठीक है, इसे नोट करो, फिर मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए लिखिए, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके follows first order kinetics। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आगे लिखें, द इनिशियल अमाउंट of two radioactive elements। The initial amount of two radioactive elements X and Y is 1 gram each। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें, what will be the ratio of X and Y after 2 days if their half lives are 12 hour and 16 hour। 12 hour and 16 hour रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। आप देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बात हमेशा याद रखना, आई फॉरगॉट टू मेक यू राइट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रेडियो एक्टिव डिके हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि रेडियो एक्टिव डिके इस तरीके से उसमें लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन में, और उसने उसमें ऑर्डर नहीं दे रखा है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो आप समझ जाओ, रेडियो एक्टिव डिके अगर क्वेश्चन में है तो रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये फॉर्मूला लगी जो आपने अभी कराया। तो रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द इनिशियल अमाउंट ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दोनों का इनिशियल अमाउंट कितना है? 1 ग्राम, एक्स और वाई दोनों का। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर
2 डेज, 2 दिन के बाद x और y का रेशियो कितना होगा। अगर दोनों का हाफ लाइफ भी दे रखा है, x का हाफ लाइफ कितना है 12 आवर और y का हाफ लाइफ कितना है 16 आवर। देखो होता क्या है कि जो रेडियो एक्टिव हमारे कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से हमेशा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, रेज निकलती रहती हैं, तो इनका जो खुद का मास है वो धीरे धीरे घटता रहता है। ठीक है, अब शुरू में हमने x का भी 1 ग्राम लिया है, y का भी 1 ग्राम लिया है, दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं, तो इनका मास तो घटेगा ही। तो 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज इनके मास का क्या रेशियो होगा ये आपको बताना है। और दोनों का हाफ लाइफ भी दे रखा है 12 आवर और 16 आवर। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, 12 घंटे के अंदर x जितना लिया था उसका आधा रह जाएगा, आधा तो रेडियो एक्टिव रेज की फॉर्म में ही बाहर चला जाएगा। 16 आवर का मतलब क्या है कि जितना y हम लेंगे 16 आवर्स के बाद उसका कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा। ठीक है, तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दोनों क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता करेंगे दोनों के लिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स स्मॉल n फॉर x के लिए बताना है। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, t/t हाफ। अब t कितना है आपका, t का मतलब है 2 दिन, 48 आवर्स हो गए, तो 48 आवर्स। अभी x के लिए बात कर रहे हैं तो 12, तो कितना हो जाएगा 4। तो कितनी हाफ लाइफ हो गई x के लिए 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स n फॉर y, तो ये भी क्या हो जाएगा t=t हाफ, तो ये हो जाएगा 48 भाई, दो दिन है दोनों के लिए, और t हाफ कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब हम दोनों के लिए अलग अलग बात कर रहे हैं, पहले मैं x के लिए बात कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है आपका, n=n0 1/2n। अब n तो फाइनल अमाउंट होता है, n0 हमको मालूम है, n0 कितना है, n0 कितना है 1 ग्राम, 1/2 और n का वैल्यू कितना है x के लिए 4, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 1/16। सही है, तो हमने 1 ग्राम लिया था तो कितना बचेगा 1/16 ग्राम। नहीं समझ रहे, 2 दिन के बाद। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ फॉर y के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाइए आप, n=n0 1/2n। तो n हमको बताना है 1 और 1/2 है ना, y के लिए n 3 हो जाएगा, तो 1/8 n आ गया। तो 48 आवर्स के बाद x कितना बचेगा 1/16 और ये कितना बचेगा 1/8। तो हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ x एंड y। नहीं रेशियो बताना है, तो 1/16 डिवाइड बाई 1/8, 1/16 और 1/8 है ना। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1/8 आ जाएगा, वो 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/16 यानी कि 1/2। तो x और y का रेशियो 48 आवर्स के बाद कितना होगा 1/2। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रहा हो तो ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले दोनों के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता करिए, फिर दोनों के लिए कितना कितना अमाउंट बच जाएगा वो पता करिए, दोनों का रेशियो निकाल लो, नोट करो। देखिए, a reactant has reduced, नहीं, a reactant has a half life of 10 मिनट। कितना हाफ लाइफ है 10 मिनट। आगे कह रहा है what fraction of the reactant will be left after an hour of the reaction, has occurred। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, वो कह रहा है रिएक्टेंट है हाफ लाइफ 10 मिनट, तो टी हाफ कितना है 10 मिनट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आवर। तो टाइम कितना हो गया 1 आवर, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 60 मिनट। वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन है ना, कितना फ्रैक्शन बचेगा हमारे
रिएक्टेंट का। तो एक काम करो, N0 मान लेते हैं, कितना है हमारे पास 1 ग्राम। तो वो बताना क्या है N, ठीक है, N0 मान लिया 1 ग्राम ये। तो पहले सबसे पहले तो N पता करेंगे। तो N क्या होगा, T इक्वल टू T, हाँ 40 कितना दे रखा है 60, और ये कितना है T हाफ कितना है 10 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब आप अपना कर लीजिए, N इज इक्वल टू N0 1/2 तो ये 1 माना है 1/2, और ये कितना हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा ये बताओ जरा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, कितना आ जाएगा 1/64। तो अगर हमने 1 ग्राम लिया था तो कितना बच जाएगा लास्ट में जाके 1/64, तो 1/64 हमारा बचेगा, यही आपका आंसर है। ठीक, देखो एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हमने जो C0 लिया है वो NCERT में R0 है, और जो हमने C लिया है वो जो हमने CT लिया है वो NCERT में R है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन R0 या R के टर्म्स में आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको R0 को C0 की तरह ट्रीट करना है और R को CT की तरह, ठीक है। अब कई बार जैसे कि मान लो हमने आपको ग्राफ बनवाया है T और C0 में, तो वहाँ दे रखा होगा R0 और T में, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या नई चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।